हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे हमारे बोर्ड परीक्षा में हर साल आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। और आप अगर बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लेना, तो आज का वीडियो आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर आ जाएं। क्योंकि आप कहोगे सर पेपर तो 70 नंबर का ही आता है, तो हाँ बच्चों, पेपर तो हमारा 70 नंबर का ही आता है। 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, तो अगर 30 में हम 70 जोड़ते हैं तो इक्वल टू बनते हैं पूरे 100। और 100 नंबर का हमारा पूरा सब्जेक्ट है। हमारी टारगेट है कि हम इन 70 में 70 लाएँ और इधर भी हमको पूरे मिल जाए। इधर तो लगभग 30 में 28 के प्लस ही नंबर मिल जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसी टारगेट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लिए इसीलिए नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि जो शुद्ध वाटर होता है उसकी मोलरता कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए 55.56 होती है या 5.556 होती है या 0.018 होती है या फिर 0.019 होती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है, 5 से होती है। अगला देखिए, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है कहता है किस सूत्र के द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से डिनोट करते हैं की गणना की जा सकती है। यानी इसमें ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे मोलल उन्नयन स्थिरांक निकाल सकते हैं। EM इंटू TB इंटू कैपिटल W डिवाइड बाई 100 अपॉन स्मॉल w। 100 ये 1000 है बच्चों, 1000, ठीक है। 100 इंटू डेल्टा TBW अपॉन कैपिटल W, ठीक है। इधर देखिए आपको 4 सूत्र हैं, 1000 गुणे स्मॉल w अपॉन EM इंटू डेल्टा TB अपॉन कैपिटल W, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करते हो डेल्टा KB इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था कि मोलल उन्नयन स्थिरांक में मोलर द्रव्यमान होना चाहिए, डेल्टा TB होना चाहिए और हमारा कैपिटल W यानी कि विलायक का भार होना चाहिए और जो इस 1000 इंटू विलय का भार होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सूत्र है पहला वाला, इसी सूत्र का हम प्रयोग करते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक को निकालने में, ठीक है। अगला है जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि ऐसी धातु वो जो बहुत जल्दी बहुत सरलता से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन का कोई एक ऑक्साइड बना ले, उसको कहते हैं ऑक्सीकृत होना। क्या Cu का मतलब कॉपर, Ag का मतलब सिल्वर, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Pt का मतलब प्लेटिनम। कौन सी ऐसी धातु है? तो बच्चों Al जो होता है, Al एल्यूमिनियम, ये सबसे जल्दी क्रिया कर लेता है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान समीकरण है। देखिए प्रथम कोटि की अगर कोई अभिक्रिया है तो उसका वेग स्थिरांक के लिए जो मान होता है K इक्वल टू एक सूत्र होता है, वो कौन सा सही सूत्र है। K इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई T log 10 A/A-x होता है, या K इक्वल टू 4.606 अपॉन T log 10 A/A-x होता है, या K इक्वल टू 0.693 log 10 अपॉन T होता है, या 2.303 अपॉन T हाफ log 10 A/A+x होता है। तो बच्चों आप लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे, तो आपने वहाँ पर एक सूत्र लगाया होगा K इक्वल टू 2.303 log 10 अपॉन लॉग 2.303 अपॉन T log 10 A/A-x। और हमने एक सूत्र और पढ़ा था जिसमें हम क्या करते थे, अर्ध आयुकाल निकालते T हाफ, तो हल लगाते थे K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ लगाते, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। देखिए बच्चों हैलोजन क्या होते हैं। हैलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
80। फूल खिले बाहर आई अंटी, ये जो हमारे वर्ग 17 के तत्व हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोन, आयोडीन, ठीक है। तो ये जो तत्व हैं सारे क्या हैं, हाइलोजन तत्व हैं। इनमें से प्रबल ऋणात्मक हाइलोजन तत्व कौन सा है, प्रबल ऋणात्मक। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रबल ऋणात्मक की, तो F2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, ठीक है, याद रखोगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए एक एक न्यूमेरिकल को। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या कहता है, 500 ml बिलियन में, 500 ml का कोई बिलियन है, किसी विलेय पदार्थ की 6 ग्राम उपस्थित है। उस बिलियन में विलेय पदार्थ के कितने, 6 ग्राम उपस्थित हैं। इस बिलियन की सांद्रता हमें बताना है ग्राम प्रति लीटर में। होता क्या है, देखिए 500 ml उपस्थित हैं बिलियन में, किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित हैं। तो समझिए हमें इसका भार दिया गया। अगर हम बात करें गिवन हमें क्या किया इसमें दिया गया है, तो हमसे क्या कह रहा है, इतना ग्राम भार है, यानी कि W का मान हमें कितना दिया गया, विलेय पदार्थ का भार है 6 ग्राम, 6 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब हमें आयतन कितना दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया। अगर इस ml को हम लीटर में चेंज करते हैं तो 500 डिवाइड बाई 1000 से भाग करते, 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि 1/2 अगर इसको काटने लगाए, दशमलव बढ़ाए 0, 10 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 लीटर आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सांद्रता, यानी कि S = हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए एक सूत्र पता होना चाहिए जिससे कि क्या करें, हम इसको हल कर सकें। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, S = W/V। ये सूत्र होता है सांद्रता को निकालने के लिए, S = W/V। तो S का मान हमसे पूछा गया है, W का मान हमें दिया गया है 6 ग्राम, डिवाइड बाई B का मान हमने निकाल लिया है 0.5। अगर हमने दशमलव इधर हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे 5 से काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 आ गया। तो S = हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 12 ग्राम प्रति लीटर आएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी सांद्रता कितनी, 12 ग्राम प्रति लीटर में आई। समझ में आया न्यूमेरिकल, नहीं आया जल्दी से बताइए। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है उस विलयन की मोलरता यानी कि यम ज्ञात कीजिए जिसके 250 ml में NaOH के 5 ग्राम घुले हों। NaOH के कितने घुले हों, 5 ग्राम घुले हों। तो नोट करिए, सबसे पहले इसमें भी हमें नोट कर लेना है, हमें सूत्र में क्या क्या दे रहा है ताकि हमें आराम हो जाए। गिवन में क्या क्या दे रहा है, देखिए मोलरता यानी कि M हमसे पूछा गया, यानी कि M तो हमें ज्ञात ही करना है सबसे पहले बात, ठीक है। 250 ml का मतलब होता है आयतन दिया गया, B = 250 ml, ठीक है। और क्या कहता है, NaOH के कितने ग्राम उपस्थित है, 5 ग्राम उपस्थित है, यानी कि W का मान जो दिया गया है वो 5 ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले निकालना होगा NaOH का अणुभार। तो हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार क्या होता है, देखिए Na का होता है 23 परमाणु भार, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इनको हम सबको जोड़ देंगे, 6 3 9 और 1 10 का 0, 2 1 3 और 1 4, यानी कि हमारे पास आ गया 40। NaOH का अणुभार जो आ गया 40, यानी कि अगर हम N का मान यहाँ पर बात करें तो 40 आ गया, ठीक है। अब हम इस आयतन जो हमें दिया गया 250 ml, इसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, 250 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, 1000 एक 0 काट देंगे, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, यानी कि 1/4, आप चाहें इतना रख लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें मोलरता निकालने के लिए एक सूत्र पता होना चाहिए। बच्चों आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, अगर हमने नहीं पढ़ाया है लेकिन हमने तो आपको पढ़ाया है। M = होता है W/N × V, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमें क्या करना है बच्चों, मान रख देना है। M हमसे पूछा गया है, W का मान हमें 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। M का मान हमें पता है, मोलरता कितनी इसकी, M का मान कहाँ गया,
एन का मान हमने निकाला, ए बता निकाला, अणुभार एन 1/4 आया है, सॉरी 1/4 नहीं, 40 आया है, सॉरी 40 डिवाइड बाई बी का मान आया है 1/4। 4 को काट देंगे, 4 एकन 4, इतना आ गया, यानी कि 5/10 बचा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आ गया। एम इक्वल टू बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1/2, इतना आ गया। अब इसको भाग लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 0 ऊपर हो जाएगा 10 और काट देंगे, 2 पंचे 10, तो एम का मान आ गया 0.5 मोल। यही इसका आंसर हो गया। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? आंसर सही है और हमारा क्वेश्चन भी एकदम सरल था, बस आपको इसकी लैंग्वेज को पिक करना है और इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है बच्चों, और भी सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, देखिए 0 सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर, किसी बिलियन के 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ में 1 लीटर कार्बनिक पदार्थ जो है किसी 0 सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर है, कार्बनिक पदार्थ का 1 लीटर है, कुल बिलियन का परासरण दाब इतने है 1.18 है, पदार्थ का अणुभार हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले में इसमें क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, टफ है, लेकिन अगर आप समझोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, हमें इसमें टेम्परेचर यानी कि T इक्वल टू दे रहा है 0 सेंटीग्रेड, इसको जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 सेंटीग्रेड का मतलब होगा 273 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, W इक्वल टू दे रहा है 10 ग्राम भार, कितना है 10 ग्राम दे रहा है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या कहता है 1 लीटर, यानी कि जो आयतन यानी कि वैल्यूम है वो 1 लीटर सीधे दे रहा है। हमें जब ml में देता था तो हमें लीटर में चेंज करते दिक्कत होती थी। और इसका परासरण दाब यानी कि पाई इक्वल टू दे रहा है 1.18। ठीक है, हमसे मोलरता यानी कि m इक्वल टू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब हमें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है? सूत्र बच्चों आपको एक पता होना चाहिए, पाई v इक्वल टू होता है nRT, ये सूत्र पता है। अब आप कहोगे सर इसमें एम कहाँ से आएगा? तो बच्चों आपको हमने बताया था एन इक्वल टू होता है W/m, तो हमसे W का मान दिया गया तो n की जगह पर पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m इंटू RT हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। और इसी सूत्र में हमें क्या करना है बच्चों, मान रखना है, समझ रहे हो? ठीक है, मान रखिएगा, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, पाई का मान दिया गया 1.18 गुणे बी का मान है 1 इक्वल टू W का मान दिया गया है 10 डिवाइड बाई एम हमसे पूछा गया है, इंटू आर का मान आप सभी को पता होगा 0.0821 इंटू टी का मान आपको पता ही कितना है 273 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 1.18 इक्वल टू 100 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइड बाई एम। इसकी अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो m इधर आ जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1.18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, जैसे आप इसको भाग करोगे, आप इसको ऊपर वाले की गुणा करोगे और फिर इसको इसके भाग दोगे तो m इक्वल टू आपके पास मान आ जाएगा 189 इंटू 5 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आप लोग इसका भाग कर लोगे या गुणा करना है ऊपर इसकी गुणा करोगे पहले, फिर इसको जो आंसर आएगा उसको भाग कर दोगे, जो भी हमारा मान दिया गया। ठीक है, और आपका आंसर इतना आ जाएगा। अगर इस दशमलव की वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, किसी वैद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल बिलियन की प्रतिरोधकता 5 × 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर है, तो बिलियन का मोलर चालकता की गणना करना है। तो हमें बिलियन की जो मोलर चालकता है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिलियन की मोलर चालकता को हम लिखते हैं लैम्डा m से। किससे लिखते हैं? लैम्डा m से। तो लैम्डा m हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है।
प्रतिरोधकता को बच्चों हम लिखते हैं कैपिटल R से, कितनी दी गई 5 × 10⁻³ ये दी गई है, ठीक है। अध्ययन इतने मोल बिलियन में प्रतिरोधकता, इतने मोल बिलियन की प्रतिरोधकता यानी कि C = हमें दिया गया है 0.8 मोल। सूत्र हमें पता है लैम्डा होता है कप्पा इंटू 1000 / C होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कप्पा का मान नहीं पता है, क्योंकि कप्पा का मान हमें पता नहीं है, ना इसमें दिया गया है। तो बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा था, कप्पा = होता है 1/प्रतिरोधकता, 1/प्रतिरोधकता। तो 1/प्रतिरोधकता का मान दिया गया 5 × 10⁻³ तो ये जो पूरा हो जाएगा कप्पा का मान हो जाएगा, ठीक है। समझिए, सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिए। तो लैम्डा m हमसे पूछा गया है इनटू में, अब कप्पा की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/r इनटू में 1000 अपॉन में C ये है। तो लैम्डा m = हो जाएगा 1/5 × 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में कितना है C, और C का मान हमें दिया गया है 0.8, इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। नीचे गुणा का निशान रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम इसकी गुणा कर दें, अब देखिए 5 से हम इसको अगर काट दें, 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, लैम्डा m = हमारे पास क्या बचा 200 डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर हो गया 200 डिवाइड बाई क्या बचा 0.8 इंटू 10⁻³ बचा। अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इन 3 जो है 10⁻³ इनको हम ऊपर ले जाएं तो किसकी हो जाएंगी प्लस की। तो कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई बचेगा इधर 8 × 10⁻³ ये प्लस की हो जाएंगी। अब इसको हमें भाग करना है, 8 को अगर आप भाग करोगे, देखिए पहले आप इसको 2 से काट लीजिए, चाहे 8 को डायरेक्ट काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 × 8 2 × 5 10 2 × 1 2, ठीक है। कितना आ गया 100 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाई 4, इतना आ गया। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 बचे 2 4 5 20 25 × 100। तो लैम्डा m = क्या आ गया 25 × 10⁻³ इसका मान आ गया। अगर आप चाहें तो इसका मान इतना भी लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁻4 हो जाएगी, है 100 25 × 100 इतना भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए बच्चों 1 मिनट इधर देखिए, जब हमने यहाँ पर 2 से काटा 2 × 8 तो 1 2 से कटा, यहाँ पर 3 0 बचे हैं, 3 0 बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब 250 यानी कि यहाँ पर 1 0 यहाँ पर देखिए इसको हटा दीजिए, 250 × 10⁻+3 आंसर बचा। अगर इसको हम और सही करके लिखें तो 2.5 × 10⁻+5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दो संख्याओं के बाद दशमलव इधर आ रहा है, 1 2 तो 2 इसके में प्लस में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो है फाइनली आंसर है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जो नेम रिएक्शंस होती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए पहली हमारे पास रिएक्शन क्या है बच्चों, कैनिजारोव क्रिया है, जो हमारी नेम रिएक्शन है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगी। अब हमें कैसे बनाना कैनिजारोव क्रिया, तो सबसे पहले इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और आपको जब इसका एग्जाम्पल याद हो जाएगा ना तो परिभाषा आप चुटकियों में लिखेंगे एग्जाम्पल से बना के। इसमें क्या होता है, हम बेंजल्डिहाइड को लेते हैं, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। इसका लेते हैं बेंजल्डिहाइड के, क्या करते हैं हम NaOH के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं, किसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, क्योंकि हम लेते हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 अणु। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेकर हम NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हम क्या करते हैं C6H5CH2OH, ये बनता हमारा बेंजल एल्कोहल। इसमें बच्चों क्या बन जाता है, बेंजल एल्कोहल बन जाता है, प्लस क्या होता है सोडियम बेंजोएट निकल जाता है C6H5COOENA। इसका नाम होगा सोडियम
बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब हमें क्या करना होता है, देखिए हम इसकी अगर हमें परिभाषा लिखनी है कि आ जाए, देखिए सॉरी एक मिनट, परिभाषा भी देख लीजिए। परिभाषा होता क्या है, सोडियम बेंजोएट जो होता है बनता है इसमें फाइनली में क्या बनता है, बेंजल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बन जाता है। क्या होता है कि बेंजल डिहाइड के, इसका नाम है बच्चों बेंजल डिहाइड, आप लोग लिख लोगे, और ए हमारा NaOH है, ये हमारा बेंजल अल्कोहल है, ये सोडियम बेंजोएट है। हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, जब हम बेंजल डिहाइड के दो अणु लेकर NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। तो ये अभिक्रिया हमारी कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। इतना आप लिख दोगे और बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखिए। अगली हमारी रिएक्शन है हुन्स डीकर अभिक्रिया। क्या बच्चों, हुन्स डीकर अभिक्रिया। हुन्स डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, हम एक एसीटेट के साथ कोई एक धातु लेते हैं। क्या, एसीटेट के साथ CH3 COOAG हमने ले लिया। यहाँ पर Ag होता है सिल्वर और इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। क्या बच्चों, सिल्वर एसीटेट। इतना जो है ये सिर्फ एसीटेट है और इसमें हमने Ag लगा दिया तो सिल्वर एसीटेट। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया किसी एक हैलोजन के साथ करते हैं, Br2 के साथ हमने करा दी। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 मेथिल ब्रोमाइड और CO2 प्लस AgBr। क्या होता है, देखिए CO2 तो ये वाला पूरा निकल गया, CO2, फिर Ag यहाँ का बचा था, एक Ag बचा और Br यहाँ का, यहाँ पर एक लग गया था इस CH3 के आगे और एक Br बचा तो हमने AgBr के रूप में निकाल दिया और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस है। अगर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखिए जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तब हम लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनती है। ये अभिक्रिया हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए। अगली हमारी है कार्बिल-अमीन अभिक्रिया। क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाने वाली रिएक्शन भी है। कार्बिल-अमीन अभिक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं एनिलीन C6H5NH2। एनिलीन लेकर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस क्या करते हैं, कोई एक क्षार ले लेते हैं, NaOH ले सकते हैं और या फिर आप KOH ले सकते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, क्लोरोफार्म। ये क्या है बच्चों, एनिलीन है। क्या बच्चों, एनिलीन है। जब हम इसकी क्रिया करा देते हैं क्लोरोफार्म के साथ तो क्या बनता है, C6H5NC प्लस KCl प्लस जल बनता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो देखिए यहाँ पर Cl कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ कितनी बार, 1 बार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Cl के पास 3 बढ़ाएंगे। जैसे हमने Cl के पास 3 बढ़ाए तो K 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब K को 3 बढ़ाएंगे। अब जैसे हमने K के पास 3 बढ़ाए तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो हम ऑक्सीजन के सामने वाले में भी 3 बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अब इसकी हम परिभाषा जब लिखेंगे, परिभाषा तब हम क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और क्षार के साथ होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका नाम बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी कार्बिल-अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए, फिटिंग अभिक्रिया। बच्चों फिटिंग अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए हमने ये जो बेंजीन की रिंग है हमारे पास, बच्चों आप सही बना लोगे, ये बेंजीन की रिंग है, इसके एक कोने पर हमने Cl लगा दिया प्लस सोडियम हमने धातु ले ली। चाहे तो आप इसी के 2 अणु लेकर इसकी गुणा कर दीजिए, चाहे आप इसको अलग बना लीजिए। जब आप इसकी क्रिया करा देते हो ना, इस तरीके से आपको 2 रिंग बना लें और इनको आपस में जोड़ देना है। अब इनके बीच में आपको गोला कर देना, चाहे 3 जगह पर तीन जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा देना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, डाई, मतलब 2 हैं और फेनिल है। ये जो आपको रिंग दिख रही है बच्चों, ये फेनिल है और इस रिंग की जगह पर हम ले सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। इसी का पूरा काम कर रहे हैं और इसको लिख सकते हैं
H5Cl और C6H5Cl की हम 2 से गुणा कर देंगे तो यही बन जाएगा, और सोडियम धातु रख देंगे तो यही बन जाएगा हमारा। अब क्या होगा, Na तो यहाँ पर है और Cl हमारे पास 2 हैं, तो 2 से यहाँ पर बैलेंस कर देंगे और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। इसमें भी डाइफेनिल निकल जाएगा, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। चाहे आप इस रिएक्शन को बनाइए चाहे आप इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन के साथ आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने ऊपर लिख दिया लेकिन आप इसको सामने लिखोगे और क्या होगा, 2NaCl हमारा निकलेगा, वही NaCl ही, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी परिभाषा लिखने की आ जाए तो हम लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह क्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अगली हमारी है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ और प्लस CH3Cl के साथ कराते हैं। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं इसकी उपस्थिति रखनी पड़ती है हमें किसकी बच्चों, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की जब हम इसमें उपस्थित रखते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉलुइन बन जाती है हमारी, क्या बच्चे है, टॉलुइन। इसका ये वाला CH3 है उठ के ऊपर आ जाता है, CH3 यहाँ गया, अब बचा यहाँ का एक Cl बचा, एक Cl बचा और Na बचा, तो हमने क्या किया, NaCl को निकाल दिया, 2 से यहाँ से बैलेंस कर दी। समझ में आ गई। अब हमें बात आती है फिर इसकी परिभाषा कैसे लिखे, तो आप लिखोगे, जब इसकी परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनती है बच्चों, टॉलुइन बनती है। ये अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। अब बचे हमारे हैं क्वेश्चंस, क्या बच्चों, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो बचे वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चंस है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस भी पढ़ा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी समय समय पर, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।